students, I am Akhilesh Kumar Shrivastava from ABS Engineering College, Ghaziabad, and in today's lecture we will learn about the towers of Hanoi problem. In the previous lectures we have discussed about the recursion, various types of the recursion, various algorithms related to the recursion. We have also discussed about the activation records. We have discussed about how to find the time and the space complexity of the recursive algorithms. We have seen that if the recursion is going to be tree recursion, then the complexity of the recursive algorithms tends toward the exponential time, and we have seen how to improve that exponential time algorithm to polynomial time algorithm using the memoization scheme. In today's lecture, we will discuss about another problem which is related to the recursion, which is towers of Hanoi. So, the outline of the lecture would be, we will first understand the story behind the towers of Hanoi problem. We shall then see the solution of the towers of Hanoi problem, and then we will do a numerical problem to find out how to find out the moves in the towers of Hanoi problem. So, आइए आज का लेक्चर हम एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं. यह स्टोरी ऋग्वेदा में मेंशन्ड है, ऋग्वेदा में लिस्टेड है. ऋग्वेदा के हिसाब से पहले देवता और दानव एक ही स्थान पर रहा करते थे और देवताओं और दानवों की शक्तियां भी एक जैसी थीं. दानव की जो शक्तियां थीं उसके अनुसार वो देवताओं को परेशान करते थे, देवताओं को कंस्ट्रक्टिव काम में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते थे. इस प्रॉब्लम के कारण से देवतागण शिव भगवान के पास जाते हैं, शिव जी के पास जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ ऐसा करिए जिससे कि ये दानव हमसे दूर हो जाएं. शिव जी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी से कहते हैं कि आप सृष्टि का निर्माण कीजिए. ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया शिव जी की रिक्वेस्ट पे और 3 लोकों की स्थापना की, आकाश, पाताल और धरती लोक. आकाश लोक का स्थान देवताओं को दिया गया, पाताल लोक का स्थान दानवों को दिया गया और धरती लोक पे एक नई प्रजाति ब्रह्मा जी ने बनाया जिसका नाम मनुष्य रखा. जब धरती लोक की स्थापना हुई तो सबसे पहले काशी नाम का एक शहर बनाया गया जिसको शिव जी की नगरी कहा गया. आकाश, पाताल और धरती लोक का बनाना ब्रह्मा जी के अनुसार अनंत काल के लिए चलने वाली घटना नहीं थी. इसलिए उन्होंने कहा कि देवताओं, चूंकि आपके रिक्वेस्ट पे इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, इसलिए आपको एक कार्य सतत निरंतर करते रहना पड़ेगा. उन्होंने आकाश, पाताल और धरती लोकों पर एक टावर की स्थापना किया और आकाश लोक के टावर पे 64 डिस्क रख दिया. आप देख सकते हैं ये जो अरेंजमेंट है, इसमें आप मान लीजिए कि ये आकाश लोक है, ये धरती लोक है और ये पाताल लोक है. जो आकाश लोक का टावर है उस पे 64 डिस्क रखी गई, अनइक्वल साइज की डिस्क रखी गई और इन डिस्क के अरेंजमेंट्स को देवताओं को इसी ऑर्डर में पाताल लोक में ट्रांसफर करने को कहा गया. शर्त यह रखी गई कि एक दिन में एक ही डिस्क ट्रांसफर हो सकती है. शर्त यह भी रखा गया कि कभी भी बड़े डिस्क के ऊपर छोटी डिस्क आ सकती है, लेकिन छोटे डिस्क के ऊपर कभी भी बड़ी डिस्क नहीं आएगी. तो देवताओं को जब ये काम दिया गया तो देवताओं ने ये रियलाइज किया कि ये बहुत ही लंबा कार्य है और इस कार्य में अगर प्रतिदिन एक डिस्क का ट्रांसफर एक टावर से दूसरे टावर में किया जाए, सो जो टोटल अरेंजमेंट्स या टोटल समय लगेगा वो 2⁻64 - 1 दिन लगेंगे. एंड दिस इज एक्चुअली ट्रिलियन ईयर्स and not much days have passed. It means our universe is safe. No doomsday is going to come in the near future. तो आपने देखा होगा कि कई लोग आपको डराते हैं कि इस सृष्टि का अब विनाश होने वाला है. घबराइए नहीं, ऋग्वेद के हिसाब से अब इस सृष्टि का विनाश नहीं होने वाला है. सो जो टास्क दिया गया देवताओं को, आप एक बार फिर से समझ लेते हैं. आकाश लोक में रखी गई 64 डिस्क को फाइनल डेस्टिनेशन में, मतलब कि पाताल लोक में ट्रांसफर करना है, इसी ऑर्डर में ट्रांसफर करना है और जब ये ट्रांसफर पूरा हो जाएगा तब सृष्टि का विनाश होगा. इसका एक लॉजिकल मीनिंग भी है.
आकाश लोक में अगर 64 डिस्क हैं, इसका मतलब है कि आकाश लोक में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। जब आकाश लोक की सारी अच्छाइयाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगी और सब कुछ जो है भारी पड़ जाएगा पाताल लोक की तरफ, इसका मतलब पाताल लोक का पलड़ा भारी हो जाएगा, तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इसी से रिलेटेड एक और स्टोरी तो नहीं लेकिन शायद फैक्ट, काशी विश्वनाथ मंदिर जो कि ओल्ड काशी विश्वनाथ मंदिर है, वहां के एक गुप्त चैम्बर में एक 3 टावर इसी तरह के, जिसको कि डायमंड टावर्स कहा गया है, और इस तरह की 64 डिस्क जो कि गोल्डन डिस्क है, और वहां का जो प्रीस्ट है, पुजारी है, वो डेली बेसिस पे एक एक डिस्क को ट्रांसफर करता रहता है। इसी तरह से वियतनाम के हैनॉय शहर में बुद्धिस्ट टेम्पल है, वहां पे मॉन्क का भी काम यही है कि वो एक डिस्क को एक बार में ट्रांसफर करता है। सो द सेम अरेंजमेंट और द सिमिलर अरेंजमेंट इज देयर इन द बुद्धिस्ट टेम्पल ऑफ वियतनाम इन द हैनॉय सिटी। सो मेरा जो स्टोरी है वो किसी धर्म से रिलेटेड बात बताने के लिए नहीं है, वो केवल इस प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग को एस्टैब्लिश करने के लिए है। और आइए अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे फाइंड किया जाएगा। मान लीजिए कि आपके पास सोर्स पेग में ये जो टावर्स हैं, हम इसका नाम पेग भी रख सकते हैं। सो दिस इज पेग सोर्स, दिस इज पेग ऑक्सिलरी एंड दिस इज पेग डेस्टिनेशन। ऑक्सिलरी को हम मीडिएटर भी कह सकते हैं। लेट्स से हमने ऑक्सिलरी को मीडिएटर कह दिया, तो टावर का नाम हम पेग भी रख सकते हैं। मान लीजिए कि केवल हमारे पास एक डिस्क है सोर्स में, और इस एक डिस्क को मुझे डेस्टिनेशन में ट्रांसफर करना है, तो मैं यहां से एक डिस्क को उठाऊंगा और डेस्टिनेशन में रख दूंगा। इसका मतलब मुझे केवल एक मूव लगा, मैंने सोर्स से डेस्टिनेशन में अपने डिस्क को ट्रांसफर कर दिया। तो हम यहां पे कंडीशन बना सकते हैं कि अगर मेरे पास केवल एक डिस्क है, इफ द वैल्यू ऑफ n, अगर हम ये मान लें कि n इज द नंबर ऑफ डिस्क, इफ द वैल्यू ऑफ n इज 1, then I am going to transfer my disk from source to destination. So एक मूव लगा जिससे कि सोर्स में रखी गई डिस्क को हमने डेस्टिनेशन में ट्रांसफर कर दिया। अगर मान लीजिए कि हमारे पास 2 डिस्क हैं, तो अगर 2 डिस्क हैं और उसको सेम अरेंजमेंट में हमें डेस्टिनेशन में ट्रांसफर करना है, तो कैसे ट्रांसफर किया जाएगा? सबसे पहले जो टॉप की एक 1 नंबर डिस्क है उसको ऑक्सिलरी में रख दीजिए, फिर ये जो 2 नंबर डिस्क है उसको डेस्टिनेशन में डाल दीजिए, और फाइनली जो 1 नंबर की डिस्क ऑक्सिलरी में आपकी है या मीडिएटर में है, उसको डेस्टिनेशन में ट्रांसफर कर दीजिए। तो इस तरह से आपने सोर्स पे रखे गए डिस्क को सेम ऑर्डर में डेस्टिनेशन में ट्रांसफर कर दिया, और इस प्रोसेस के लिए मीडिएटर की तरह से आपने ऑक्सिलरी टावर को यूज किया। नाउ कितने मूव्स यहां पे लगे, एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले हमने 1 नंबर डिस्क को ट्रांसफर किया था सोर्स से मीडिएटर में, फिर हमने 2 नंबर डिस्क को सोर्स से डेस्टिनेशन में ट्रांसफर किया था, और फाइनली ऑक्सिलरी या मीडिएटर में जो पड़ा हुआ एक डिस्क है उसको आपने डेस्टिनेशन में ट्रांसफर किया। सो टोटल मूव्स जो यहां पे लग रहे हैं वो हैं 3। मान लीजिए कि आपके पास सोर्स पे 3 डिस्क है, इसको अगर आपको डेस्टिनेशन में ट्रांसफर करना है तो कैसे ट्रांसफर करेंगे? इसको समझने के लिए हम एक अरेंजमेंट समझने का प्रयास करते हैं 2 डिस्क के साथ। अगर मान लीजिए कि आपके पास 2 डिस्क है, तो 2 में से एक डिस्क को मतलब 2 - 1 डिस्क को आप मीडिएटर में ट्रांसफर कर दीजिए, जैसा कि यहां पे हुआ। उसके बाद एक डिस्क जो सोर्स पे बचा है आप उसको डेस्टिनेशन में ट्रांसफर कर दीजिए, और एक डिस्क जिसको आपने मीडिएटर में ट्रांसफर किया था उसको डेस्टिनेशन में ट्रांसफर कर दीजिए। सो ये 3 स्टेप प्रोसेस है। मुझे n-1 डिस्क को सोर्स से मीडिएटर में ट्रांसफर करना है, बच गई एक डिस्क को सोर्स से डेस्टिनेशन में ट्रांसफर करना है, और n-1 डिस्क जो कि मीडिएटर में चली गई है उसको डेस्टिनेशन में उसी ऑर्डर में ट्रांसफर करना है। तो 3 वाले अरेंजमेंट में भी हम ऐसा ही करेंगे। 3 डिस्क है, इसका मतलब n की वैल्यू 3 है, टॉप की n-1 डिस्क, n-1 मतलब 2 डिस्क,
सो n-1 डिस्क को हम सोर्स से मीडिएटर में ट्रांसफर कर देते हैं। इसके बाद एक डिस्क को हम सोर्स से डेस्टिनेशन में ट्रांसफर कर देते हैं और n-1 डिस्क जो कि मीडिएटर में आ गई है उसको हम डेस्टिनेशन में ट्रांसफर कर देंगे। तो हमें ये टॉप की n-1 डिस्क को मीडिएटर में ट्रांसफर करना है, एक डिस्क को डेस्टिनेशन में ट्रांसफर करना है और n-1 डिस्क जो मीडिएटर में आ गई हैं उसको फाइनली हमें डेस्टिनेशन में ट्रांसफर करना है। तो इस अरेंजमेंट में कितने टोटल मूव्स लगेंगे इसको समझने के लिए, अगर n की वैल्यू 3 है तो n-1 की वैल्यू 2 होगी। अगर n की वैल्यू 2 है तो अभी अभी आपने देखा कि 3 मूव्स टोटल लगते हैं। सो दो डिस्क को सोर्स से मीडिएटर ट्रांसफर करने में 3 मूव्स लगेंगे, एक डिस्क को सोर्स से डेस्टिनेशन ट्रांसफर करने में 1 मूव लगेगा और n-1 मतलब 2 डिस्क को मीडिएटर से डेस्टिनेशन में ट्रांसफर करने में अगेन 3 ही मूव्स लगेंगे। सो किसी एक टावर से n डिस्क को ट्रांसफर करने में जो समय लग रहा है उसको हमने 3 स्टेप में, या जो स्टेप्स लग रहे हैं उसको हमने 3 स्टेप में डिवाइड कर दिया है। वो 3 स्टेप हैं कि टॉप की n-1 डिस्क को मीडिएटर में ट्रांसफर कर दीजिए, एक डिस्क को आप डेस्टिनेशन में ट्रांसफर कर दीजिए, n-1 डिस्क जो मीडिएटर में आ गई है आप उसको डेस्टिनेशन में ट्रांसफर कर दीजिए। सो टोटल जो मूव्स आपके लगे वो 7 लगे। अगर आपके पास एक डिस्क थी तो एक मूव लगता था, अगर आपके पास 2 डिस्क है तो 3 मूव्स लगता है, अगर आपके पास 3 डिस्क है तो 7 मूव्स लगते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास 4 डिस्क हो तो 15 मूव्स लगेंगे, क्योंकि 1 मीन्स 2 raised to the power 1 minus 1, 3 means 2 square minus 1, 7 means 2 cube minus 1, 15 means 2 power 4 minus 1। और अगर आपके पास n डिस्क आपको ट्रांसफर करना है तो टोटल मूव्स लगेंगे 2 raised to the power n minus 1। आइए इसका रिकर्सिव सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, और रिकर्सिव सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमने यहां पे लिखा towers of Hanoi algorithm with n which is the number of disks on source disk initially, and then A, B and C are the towers। आप इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं, सोर्स, मीडिएटर और डेस्टिनेशन। यहां हमने A, B और C टावर लिया, जहां A सोर्स है, B मीडिएटर है और C डेस्टिनेशन की तरह से बिहेव कर रहा है। सो यहां पे अगर n की वैल्यू 1 है, इसका मतलब मेरे पास केवल एक डिस्क है, तो मैं उस डिस्क को ट्रांसफर कर दूंगा A से C में, सोर्स से डेस्टिनेशन में। लेकिन अगर n की वैल्यू 1 नहीं है तो मैं ये 3 स्टेप का प्रोसेस करूंगा। n-1 डिस्क को मैं सोर्स से मीडिएटर में ट्रांसफर कर दूंगा। यहां पे ये ऑर्डर समझना बहुत जरूरी है। A, B और C में A सोर्स है, C डेस्टिनेशन है और B मीडिएटर है। तो फर्स्ट एंड थर्ड आर सोर्स एंड द डेस्टिनेशन एंड द मिडिल वन इज टेलिंग यू द मीडिएटर। सो यहां पे n-1 डिस्क को सोर्स से मीडिएटर में आपने ट्रांसफर किया, B में आपने ट्रांसफर कर दिया, और C को एज ए मीडिएटर आप यूज कर सकते हैं इस प्रोसेस में। जो एक डिस्क बच गई उसको आपने A से C मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन ट्रांसफर कर दिया, और n-1 डिस्क जो B में चली गई है, जो मीडिएटर में चला गया है, उसको फाइनली आप ट्रांसफर कर देंगे B से मतलब मीडिएटर से डेस्टिनेशन C में। इस प्रोसेस के लिए आप चाहो तो A को मतलब कि सोर्स को एज ए मीडिएटर यूज कर लीजिए। तो जो ऑर्डर है यहाँ पे टावर्स का, उसमें पहला सोर्स है, दूसरा मीडिएटर है और तीसरा डेस्टिनेशन है। और अगर आप इसको ध्यान से देखें, जो रिकर्सिव कॉल्स हमारी हो रही हैं, उस रिकर्सिव कॉल में अगर हमने फंक्शन को कॉल किया है NABC, तो जो पहली कॉल है उसमें हमने B और C को एक्सचेंज करके C और B लिख दिया है। मतलब कि पहला जो कॉल हमारा है वो है n-1 डिस्क को A को सेम रखते हुए C और B को हमने एक्सचेंज कर दिया, और जो लास्ट कॉल है इसमें हमने लास्ट वाले को C को सेम रखते हुए A और B को एक्सचेंज कर दिया है B और A में। सो n-1 डिस्क जो कि B में चली गई हैं उनको हम ट्रांसफर कर देते हैं C में डेस्टिनेशन में, टेकिंग A एज ए मीडिएटर। सो आई अगेन रिपीट कि अगर हमारी कॉल
एन ए बी सी है, तो जो पहली कॉल है जो n-1 डिस्क के साथ है, उसमें हम लास्ट के 2 को एक्सचेंज कर रहे हैं, बी और सी को सी और बी बना दे रहे हैं, और नेक्स्ट कॉल में फर्स्ट 2 को एक्सचेंज कर दे रहे हैं, ए बी को हम बी ए बना दे रहे हैं। ओके, नंबर ऑफ मूव्स के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि अगर हमारे पास n डिस्क हो, सो टोटल 2n-1 मूव्स रिक्वायर्ड हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास टॉवर्स ऑफ हेनॉय 3ABC की कॉल है। इस कॉल में n की वैल्यू 3 है और ABC सोर्स, मीडिएटर और डेस्टिनेशन टॉवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इस कॉल के लिए n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मतलब बेस कंडीशन नहीं होगा। एक बार एल्गोरिथम फिर से देखते हैं कि यहां पे n इक्वल्स टू 1 का मतलब है बेस कंडीशन। तो n की वैल्यू अगर 1 नहीं है तो हम ये वाला प्रोसेस करेंगे, 3 स्टेप वाला प्रोसेस करेंगे। तो यहां पे भी हम 3 स्टेप वाला प्रोसेस करते हैं और सबसे पहली जो कॉल हमारी होगी वो होगी टॉवर्स ऑफ हेनॉय n-1 डिस्क के साथ। फर्स्ट कॉल में हम लास्ट के 2 को एक्सचेंज कर देते हैं, कीपिंग द फर्स्ट वन सेम। नेक्स्ट क्या होगा, एक डिस्क को ए से सी में ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट वन वुड बी अनदर रिकर्सिव कॉल विच इज सेइंग टॉवर्स ऑफ हेनॉय with n-1 disk which has come to the mediator। यहां पे मीडिएटर क्या कौन सा है, B है। सो B में जो हमारी डिस्क आ गई हैं उसको आप C में ट्रांसफर कर दो। फॉर दिस यू कैन टेक A एज ए मीडिएटर। और शॉर्टकट मेथड में हम कैसे समझे, हमने पहले B और C को एक्सचेंज किया, C B बना दिया, और नेक्स्ट कॉल में हमने A B को एक्सचेंज करके B A बना दिया। टॉवर्स ऑफ हेनॉय 2ACB में n की वैल्यू 2 है जो कि 1 नहीं है। अगर n की वैल्यू 1 नहीं है तो इसका मतलब है कि हमें 3 कॉल्स फिर से करनी पड़ेंगी। बेस कंडीशन तो अपीयर नहीं हुई। तो सबसे पहली जो कॉल हुई वो हुई टॉवर्स ऑफ हेनॉय n-1। नाउ हमें करना क्या है, पहली कॉल में लास्ट के 2 को एक्सचेंज करना है, कीपिंग द फर्स्ट वन सेम। सो दिस हैज बिकम BC एंड देन नेक्स्ट प्रोसेस होगा, यहां से यहां ट्रांसफर करेंगे, A से B ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट कॉल विल बी अ रिकर्सिव कॉल टॉवर्स ऑफ हेनॉय विद 1। यहां पे हम लास्ट वाले को सेम रखते हुए फर्स्ट 2 को एक्सचेंज कर देते हैं। दिस विल बिकम C एंड A। नाउ यहां पे आप देखें टॉवर्स ऑफ हेनॉय 1ABC में n की वैल्यू 1 है। इसका मतलब बेस कंडीशन, यहां देखिए अगर n की वैल्यू 1 है तो डिस्क को हम A से C में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहां पे भी हमें A और C सोर्स से डेस्टिनेशन, इस कॉल के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, A से B में ट्रांसफर हो जाएगा, A से C में ट्रांसफर हो जाएगा, सोर्स से डेस्टिनेशन में ट्रांसफर हो जाएगा। देन इसके बाद ये कॉल, पहला कॉल कंप्लीट हो रहा है। अब इस कॉल की बात करते हैं, टॉवर्स ऑफ हेनॉय 1CAB। इसमें n की वैल्यू 1 है, इसलिए जो ट्रांसफर होगा वो C से B ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, नाउ टॉवर्स ऑफ हेनॉय 2BAC को समझने की कोशिश करते हैं। टॉवर्स ऑफ हेनॉय 2BAC में n की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 1 नहीं है। इसका मतलब कि हमें रिकर्सिव कॉल करनी है, और रिकर्सिव कॉल करने के लिए सबसे पहले रिकर्सिव कॉल होगी n-1 डिस्क के साथ, जिसमें हम फर्स्ट B को सेम रखते हुए लास्ट 2 को एक्सचेंज कर देते हैं, C और A। देन सेकेंड स्टेप क्या होगा, B से C में ट्रांसफर करेंगे डिस्क को, और फाइनली जो n-1 डिस्क, मतलब जो 1 डिस्क है जो आपके मीडिएटर में आ गई हैं, आप उसको डेस्टिनेशन में ट्रांसफर करेंगे। इसके लिए आप फर्स्ट 2 को एक्सचेंज करेंगे, A and B will get exchanged, keeping the C as same or keeping the last one as same. Now towers of हेनॉय 1BCA में n की वैल्यू 1 है। इसका मतलब ये है कि इसमें डायरेक्ट ट्रांसफर आपको करना है। ये बेस कंडीशन अपीयर हो रहा है,
B से A एंड देन आपको B से C एंड देन टॉवर्स ऑफ एनॉय 1 ABC का मतलब है, इस कॉल का ये मतलब है कि आपको ट्रांसफर करना है A से C में। सो ये जो ट्रांसफर्स हुए, इन ट्रांसफर्स में आपने देखा कि कुछ ट्रांसफर्स डायरेक्ट हो जा रहे हैं जबकि n की वैल्यू 1 है, और कुछ ट्रांसफर्स ऐसे हो रहे हैं जिसमें मुझे रिकर्सिव कॉल्स करनी पड़ रही है जब n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। आइए अब इसका एग्जीक्यूशन समझते हैं, और एग्जीक्यूशन को समझने के लिए सबसे पहले 3 टॉवर्स ऑफ एनॉय 3 ABC की कॉल होती है। इस कॉल से एक रिकर्सिव फंक्शन कॉल होता है टॉवर्स ऑफ एनॉय 2ACB। ये और ये स्टेटमेंट्स अभी पेंडिंग रहेंगे क्योंकि रिकर्सिव कॉल है, डेप्थ में जाएंगे। इसके डेप्थ में जाने के लिए हमने इसको पिक कर लिया। इससे भी 3 कॉल्स हैं लेकिन हमने इस अंडरलाइन वाले को ही हमने केवल कॉल किया। इसके कॉरस्पॉन्डिंग A से C ट्रांसफर हुआ और ये हमारा पहला मूव है। ध्यान रखिए कि जो सबसे पहला मूव हमारा है वो A से C है। फिर उसके बाद जब ये कॉल कंप्लीट हुआ, then we are coming to this second statement A to B, which is the second move. So A से B is the second move. हमने इसको भी लिस्ट कर लिया। इसके बाद ये कॉल है रिकर्सिव कॉल, इसके कॉरस्पॉन्डिंग C से B मूव हो रहा है, एंड दिस इज दी थर्ड मूव फॉर अस। जब 1 2 3 ये तीनों कंप्लीट हुए तो इसका मतलब टॉवर्स ऑफ एनॉय 2ACB कंप्लीट हो गया। अब आप A से C वाले पे जा सकते हैं। दिस इज दी fourth move. So A to C is the fourth move that you have observed. And then इसके कंप्लीट होने के बाद टॉवर्स ऑफ एनॉय 2BAC पे आप जाएंगे, डेप्थ में चले जाइए, टॉवर्स ऑफ एनॉय 1BCA, फिर आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्शन लेंगे, B से A ट्रांसफर करेंगे। दिस इज द फिफ्थ मूव। सो B to A इज द फिफ्थ मूव फॉर अस। जैसे ये कंप्लीट होगा आप इसको पिक कर सकते हैं, B to C is the sixth move for us. इसके बाद टॉवर्स ऑफ एनॉय 1ABC को आपको पिक करना है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मूव है वो A से C है जो कि 7th मूव है। सो A to C is the 7th move, that is the final move for us. जब ये टॉवर्स ऑफ एनॉय 2ACB, A से C, टॉवर्स ऑफ एनॉय 2BAC तीनों कंप्लीट हो गए, इसका मतलब है कि टॉवर्स ऑफ एनॉय 3ABC भी कंप्लीट हो गया। सो नाउ सी लिस्टिंग जो हमने जो किया है स्टेटमेंट्स का या जो मूव्स का, पहला मूव है A से C, सेकेंड मूव है A से B, थर्ड मूव है C से B, फोर्थ मूव है A से C, फिफ्थ मूव है B to A, सिक्स्थ मूव है B to C एंड सेवेंथ मूव है A से C। सो टोटल मूव्स यहाँ पे 7 लग रहे हैं। जब आपके पास n डिस्क हैं, 3 डिस्क हैं तो 7 मूव्स लग रहे हैं। इसका मतलब 2⁻³ - 1 मूव्स यहाँ पे लग रहे हैं। टोटल फंक्शन कॉल्स कितनी हुई? आप ध्यान से अगर देखें कि टोटल फंक्शन कॉल्स हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7। सो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कॉल 7 हैं अगर आपने n = 3 के लिए कॉल किया, और अगर आपने n की वैल्यू के लिए कॉल किया है या नंबर ऑफ डिस्क n है तो आप लिख सकते हैं कि 2⁻n - 1 टोटल फंक्शन कॉल्स हैं। जितनी फंक्शन कॉल्स होंगी उतने ही एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स को स्टैक में पुश किया गया होगा और उतने ही एक्टिवेशन रिकॉर्ड को स्टैक से पॉप किया गया होगा। सो इसका मतलब कि 2⁻n - 1 एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स पुश हुए और 2⁻n - 1 एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स पॉप हुए। टोटल नंबर ऑफ एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स पुश एंड पॉप जो हुए, या अगर हम ये देखें कि टोटल एफर्ट कितना हमारा लगा, सो नंबर ऑफ पुश ऑपरेशंस प्लस नंबर ऑफ पॉप ऑपरेशन, इट मीन्स आई कैन राइट 2 × 2⁻n - 1। वी कैन राइट दिस एज 2⁻n + 1 - 2। अगर हम ये मान लें कि हर पुश एंड पॉप ऑपरेशन कांस्टेंट टाइम लेता है, सो आई कैन मल्टीप्लाई दिस विथ 2 with C, not 2 but C. So we have 2⁻n + 1 - 2 into C
as the time function. Now अगर ये टाइम फंक्शन है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई? थीटा 2 रेज़ टू द पावर n. क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमारे पास 2 कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है और ये 1 भी कांस्टेंट है. सो थीटा 2 रेज़ टू द पावर n इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम. ये काफ़ी ज़्यादा है, ये एक्सपोनेंशियल टाइम है. आपके लिए असाइनमेंट टास्क ये होगा कि आप कैसे इस एफर्ट को कम कर सकते हैं. आपने ये भी ऑब्जर्व किया कि ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि रिकर्सिव फंक्शन जो हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं वो ट्री के बेस में कॉल हो रहा है या रिकर्शन ट्री यहाँ बन रहा है. एल्गोरिथम पे एक बार फिर से देखें हम. एल्गोरिथम में हमने एक रिकर्सिव कॉल के कोरस्पॉन्डिंग एक और 2 रिकर्सिव कॉल्स किया है. 2 रिकर्सिव कॉल्स हो रही हैं, तो 2 रिकर्सिव कॉल्स कंपलसरी रिकर्सिव कॉल्स हैं. इस रीजन से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी एक्सपोनेंशियल है. आइए एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. मान लेते हैं कि हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है टॉवर्स ऑफ हेनॉय 4abc. टॉवर्स ऑफ हेनॉय 4abc का मतलब है कि हमारे पास n की वैल्यू 4 है और इसके लिए आपको रिकर्सिव फंक्शंस कॉल करने हैं. आपको ये पता करना है कि कौन कौन से मूव्स होंगे. तो चूंकि n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसलिए हमने n-1 डिस्क के साथ कॉल किया और लास्ट के 2 को एक्सचेंज कर दिया. नेक्स्ट मूव a से b में, a से c में ट्रांसफर हो जाएगा एंड फाइनल आपका जो मूव होगा वो टॉवर्स ऑफ हेनॉय विद n-1 डिस्क और फर्स्ट 2 को आप एक्सचेंज कर दीजिएगा. नाउ चूंकि ये रिकर्सिव कॉल है इसलिए हमने डेप्थ में जाना है. सबसे लेफ्ट वाली कॉल को आप पिक कर लीजिए, टॉवर्स ऑफ हेनॉय 3acb. इसके कॉरस्पॉन्डिंग 3 स्टेटमेंट या 3 स्टेप वाला काम करेंगे. पहले हम फंक्शन कॉल करेंगे टॉवर्स ऑफ हेनॉय 2a, लास्ट के 2 एक्सचेंज कर दीजिए bc. देन मूव करना है हमें a से b में एंड फाइनली ये रिकर्सिव कॉल विद n-1 डिस्क और फर्स्ट 2 हमें एक्सचेंज करना है c और a को. अब हमें फिर से डेप्थ में जाना है इस लेफ्ट वाले के टॉवर्स ऑफ हेनॉय 2abc. इसके लिए रिकर्सिव फंक्शन कॉल करेंगे टॉवर्स ऑफ हेनॉय 1acb. लास्ट के 2 को हमने एक्सचेंज किया. नेक्स्ट क्या होगा? एक ट्रांसफर होगा स्टेटमेंट a से c एंड देन टॉवर्स ऑफ हेनॉय a, लास्ट के 2 एक्सचेंज कर दीजिए cb. यहां पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग a से b में ट्रांसफर होगा, बेस कंडीशन अपीयर होगी. इसके कॉरस्पॉन्डिंग a से b में ट्रांसफर होगा और ये बेस कंडीशन हो गया. तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से डेप्थ में चल के हमने इन स्टेटमेंट्स को लिया. आपके लिए असाइनमेंट टास्क ये होगा कि आप इन मूव्स को कंप्लीट कीजिए, इस रिकर्शन ट्री को कंप्लीट कीजिए और ये फाइंड कीजिए कि टोटल फंक्शन कॉल्स इसमें कितनी हो रही हैं और अकॉर्डिंगली टाइम फंक्शन क्या होगा. सो आज के लेक्चर में हम लोगों ने एक स्टोरी देखा जिससे हमने ये समझा कि टॉवर्स ऑफ हेनॉय प्रॉब्लम का ओरिजिनेशन कहाँ से है एंड देन हमने ये भी देखा कि टॉवर्स ऑफ हेनॉय प्रॉब्लम को रिकर्सिवली कैसे सॉल्व किया जा सकता है. टोटल मूव्स कितने लगेंगे टॉवर्स ऑफ हेनॉय प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. आगे के लेक्चर में हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स लेंगे रिकर्शन से रिलेटेड. धन्यवाद.